तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी त्रिकोणमितीय समीकरण की, है ना। तो इसमें सबसे पहले अपन जानते ही हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जिनको आप क्या बोलते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये आपके क्या क्या होते हैं, जैसे साइन एक्स, कोस एक्स या इस तरह से। तो ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब इसके अगर अपन कई त्रिकोणमितीय अनुपातों को अपन नंबर्स या रियल नंबर्स या जो भी है इन सब के पास मर्ज कर दें तो वहां एक अपने पास टर्म निकल के आता है जिसको अपन कहते हैं त्रिकोणमितीय बहुपद। त्रिकोणमितीय बहुपद यानी ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आप जानते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल यानी बीजीय बहुपद। तो उसमें चर राशियों का यूज होता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है, ये बीजीय बहुपद है। एक्स क्या है, एक्स बीजीय यानी चर राशि है ना। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल यानी त्रिकोणमितीय बहुपद होता है उसमें क्या रहता है कि जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब ये क्या है कि ये तो है बीजीय बहुपद, जबकि ये क्या है, ये है त्रिकोणमितीय बहुपद। क्लियर। तो इस तरह से ये त्रिकोणमितीय बहुपद होता है। अब इसी में क्या है कि जब किसी त्रिकोणमितीय बहुपद की वैल्यू अपने को पता चल जाती है, जैसे कि मान लो किसी ने लिख दिया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल 0, है ना। तो अब जैसे मान लो यहां पर इसमें और इसमें क्या फर्क है कि इसकी अपने को वैल्यू पता नहीं थी, जबकि इसकी वैल्यू यहां पर क्या पता चल गई, 0। तो जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको पता चल जाती है तो वो त्रिकोणमितीय बहुपद न रहकर फिर वो बन जाता है आपका त्रिकोणमितीय समीकरण। ठीक है ना। फिर आपका क्या बन जाता है, त्रिकोणमितीय समीकरण, जिसको कि आप कहते हैं, जिसको कि आप कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक। तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की। आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में देखिए होता क्या है जनरली, इसमें जैसे कि इसमें 2-3 बातें हैं, एक सीक्वेंस। सबसे पहले अपन यहां देख रहे हैं, सबसे पहली अपनी चीज है रूट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी त्रिकोणमितीय समीकरण के हल। त्रिकोणमितीय समीकरण के हल। अब ये त्रिकोणमितीय समीकरण के हल क्या होते हैं या रूट्स क्या होते हैं, इनको अपन हल या हल की बजाय अगर मूल कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मूल, या इसको आप मूल या शून्यक भी कह सकते हो, है ना, इस तरह से। तो देखते हैं, जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 इक्वल 0। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था ये क्या है, एक त्रिकोणमितीय समीकरण है। अब अगर मान लो मैं इसमें x की वैल्यू मान लो 90 डिग्री पुट करता हूं, तो चलिए देखते हैं यहां पर 90 रख के। तो जैसे ही मैं ये इसमें पुट करूंगा तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 का स्क्वायर हो गया 1, प्लस यहां भी साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई 1, और ये माइनस का 2 है तो 1 + 1 क्या होगा 2 - 2 यानी कि हो गया आपका 0। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो 90 था इसने क्या है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है ना, क्योंकि इसको रखने से इसमें क्या आ रहा है 0। तो जब कोई वैल्यू किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है तो वो कहलाती है उस इक्वेशन का रूट यानी मूल, या जिसे शून्यक भी कहते हैं। ठीक। तो और ये कोई पर्टिकुलर नहीं होता है, ये जो है एक त्रिकोणमितीय समीकरण के अनंत जो है रूट भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने इससे पहले बीजीय समीकरणों में देखा है, जैसे कि मान लो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 है। ये क्या है, ये एक बीजीय समीकरण है ना, एल्जेब्रिक इक्वेशन है। तो इस एल्जेब्रिक इक्वेशन में तो खास बात क्या थी कि पावर जितनी होती है उतने ही रूट्स होते।
तो इसमें जैसे पावर कितनी है, 2 है, यानी इस बहुपद की घात कितनी है, 2 है, तो इसके मूल भी कितने होंगे, 2। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो x इक्वल +-1 यानी 2 रूट आ रहे हैं ना। लेकिन जब हम किसी त्रिकोणमितीय समीकरण की बात करते हैं तो त्रिकोणमितीय समीकरण जो होता है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उसकी पावर क्या है ना। तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों में क्या अंतर हुआ कि बीजीय समीकरण में मूलों की संख्या घात पर डिपेंड करेगी, जबकि त्रिकोणमितीय समीकरण में मूलों की संख्या अनंत हो सकती है अगर कोई कंडीशन नहीं लगाई जाए, है ना। यानी इसमें मूलों की जो संख्या होती है वो घात पर डिपेंड नहीं करती। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं। तो जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि त्रिकोणमितीय समीकरणों के हल, यानी हेडिंग क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। देखिए जो त्रिकोणमितीय समीकरणों के हल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी विशिष्ट हल। ठीक, अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी विशिष्ट हल क्या होता है, चलिए उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो किसी ने आपको दे दिया कि cos x इक्वल 1/2। अब x की जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वो इसका विशिष्ट हल कहलाएगी, है ना। विशिष्ट हल कोई जरूरी नहीं कि एक ही हो, ये अनंत भी हो सकते हैं। जैसे मान लो अब इसमें आप देख सकते हैं कि cos x इक्वल 1/2, तो यहाँ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 60 डिग्री हो सकती है, x की वैल्यू आपकी 300 डिग्री हो सकती है, x की वैल्यू 420 हो सकती है और इनफाइनाइट ऐसे अपनी वैल्यू हो सकती है। तो हम देख रहे हैं कि जो जो वैल्यू यहां पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है वो सब किस में आएगी, ये आपकी विशिष्ट हल यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आएगी। क्लियर, इस तरह से। लेकिन जो सेकंड अपन देख रहे हैं यहां पर, सेकंड हम देख रहे हैं मुख्य हल। अब इस मुख्य हल में क्या होता है कि देखिए मुख्य हल यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसमें क्या रहता है कि जो आपकी न्यूमेरिक जो होगी, आप जानते हो कि वैल्यू जो होती है वो न्यूमेरिक में आएगी जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आपकी जो लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, लीस्ट का मतलब यानी सबसे कम, सबसे छोटी जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो इसका मुख्य हल कहलाएगी। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कहीं sin x इक्वल √3/2, ठीक है ना। sin x इक्वल मैंने क्या लिख दिया, √3/2। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि x की कौन कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। तो यहां पर आपकी x की वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है, जैसे कि x की वैल्यू 60 डिग्री, और x की वैल्यू आपकी यहां पर सेटिस्फाई कर सकती है, जैसे कि मान लो ये मैंने लिख लिया आपका 120 डिग्री, है ना ये। और आगे भी अपन और भी कई वैल्यू हो सकती है, इनमें 360 ऐड करते जाएंगे तो और भी आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है ना। तो ये सब तो इसके क्या है, विशिष्ट हल है यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। लेकिन इनमें वो क्या कह रहा है, लीस्ट न्यूमेरिक वैल्यू। तो इसमें आप देखिए कि संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा मान कौन सा है, 60 डिग्री। तो यहां पर जो x इक्वल 60 डिग्री होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी आपका मुख्य हल, ठीक है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी मुख्य हल। तो कहने का मतलब मैंने क्या बताया कि किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण के जो भी अनंत हल होते हैं वो तो कहलाएंगे विशिष्ट हल, और जब आप उनमें सबसे छोटी न्यूमेरिक वैल्यू को लेते हैं तो वो होती है आपकी ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी मुख्य हल। क्लियर, चलिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन, है ना। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है और पूरा टॉपिक इसी पे टिका हुआ है, तो आप थोड़ा ध्यान से इसको देखें। तो व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशंस में देखिए क्या होता है। जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास है sin x इक्वल 0, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई यहां पर ये बताओ कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो अब मान लो यहाँ पे कई स्टूडेंट की अलग अलग आंसर हो सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी ने कहा भाई x की वैल्यू 0 डिग्री हो सकती है, एग्जैक्ट राइट है क्योंकि sin 0 0 होता है। भाई एक स्टूडेंट आता है कि यहां पर x की वैल्यू 180 भी हो सकती है। एक स्टूडेंट आता है कि x की वैल्यू 360 डिग्री भी हो सकती है।
एक स्टूडेंट आता है कि यहाँ x की वैल्यू 540 भी हो सकती है, आगे भी ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो अपने को आंसर पूछा जा रहा है तो हम किसको अपना आंसर माने। तो यहां पर आपने देखा कि x के ये सब सॉल्यूशन आ रहे हैं। अब यहां मान लो जैसे कि मैंने x को यहां पर ये जैसे 0 है तो इसको मैं 0 पाई लिख सकता हूं। अब ये 180 है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 पाई। 360 को हम लिख सकते हैं 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। तो यहां आप देख रहे हो कि ये मैं इसको लिख सकता हूं x इक्वल n पाई एंड n बिलोंग्स टू z। तो इस तरह से हमने देखा कि sin x इक्वल 0 का जो जितने भी x की वैल्यूज थी वो सब जाकर किसमें कंक्लूड हो रही हैं, x इक्वल n पाई में। अब जैसे मान लो अगर कोई हमें x इक्वल n पाई बोल देता है तो उसे अब ये बोलने की जरूरत नहीं कि x की वैल्यू 0 है कि 180 है कि यहाँ और भी कोई है ना। अब n पाई क्या है कि अपने आप में एक सफिशिएंट आंसर है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन एक ऐसा हल है जो कि अपने अंदर अनंत हलों को समाहित करता है, यानी इनफाइनाइट वैल्यूज को अपने अंदर इंक्लूड करता है। क्लियर। तो इस तरह से हमने देखा कि जो त्रिकोणमितीय समीकरण के 3 टाइप के हल थे, एक तो विशिष्ट हल, दूसरा था आपका मुख्य हल और तीसरा था आपका व्यापक हल। ठीक है। चलिए तो अब हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे जो कि मुख्य हल और इससे रिलेटेड होंगे। सॉल्यूशन के 1-2 एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि मान लो मैंने यहां पर ले लिया है कि sin x इक्वल -√3/2। ठीक। अब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखिए कैसे निकालेंगे। अब विशिष्ट हल तो मैंने आपको बताया ही था कि x की वैल्यू जो भी सेटिस्फाई करेंगी वो सब किसमें आएंगी, विशिष्ट हल में। लेकिन हमको निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि x जो है वो माइनस का किन किन क्वाड्रेंट में होता है। तो x आपका माइनस का होता है 3rd में और 4th में। ठीक। ट्रिक आप समझना। तो 3rd में आप जानते हो कि 3rd में हम लेते हैं 180 प्लस थीटा के अकॉर्डिंग और 4th में हम लेते हैं 360 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग। अब √3/2 आप जानते हो sin 60 की वैल्यू होती है। तो 180 प्लस 60 क्या हो जाएगा, 240 डिग्री। और यहाँ 360 माइनस जो आपका 60 है वो हो जाएगा आपका 300 डिग्री। क्लियर। तो अब हम अगर देखें तो इन दोनों में से प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा क्या हुआ, मैंने क्या बताया था, जो न्यूमेरिक वैल्यू कम होती है वो आपकी होगी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक। अब कभी कभी मालूम में आंसर दिया हो तो कोई बात नहीं, रेडियन में आप जानते ही हो कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 60 से अगर मैं डिवाइड करूंगा इसको तो ये आपका 4π/3 हो जाएगा, है ना। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो किसी ने आपको दे दिया यहाँ पर कि sin x इंटू cos x इक्वल 1/2। ठीक। कि इसका आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन लाना है। तो चलिए अब इसमें आप क्या करोगे, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x इक्वल 1। ये आपका हो गया sin 2x इक्वल 1। क्लियर। अब आप ये देखिए कि यहाँ 1 जो है वो साइन में किस किस की वैल्यू है। तो 1 जो है वो साइन में वैल्यू है आपकी, एक तो 90 की वैल्यू है। तो यहाँ आप जो है x की वैल्यू क्या ले लेंगे, 45, जिसको कि हम लिख सकते हैं π/4। तो इस तरह से आप और भी क्वेश्चन अपने आप निकाल सकते हैं ना। किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के एक तो यह कि अनंत हल होते हैं और दूसरा इसमें 3 टाइप के हल होते हैं। एक तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी विशिष्ट हल, और दूसरा आपका होता है मुख्य हल यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और तीसरा जिसकी हम आज बात करेंगे व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो आज हमारी बात किस पर होगी, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और हर कंपटीशन में इसके 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए कई कंडीशंस हैं। सबसे पहले कि अगर मान लो किसी कंपटीशन में आपको sin थीटा इक्वल 0 मिल जाए, sin थीटा इक्वल 0, तो इसमें आपका जो जनरल सॉल्यूशन यानी GS है वो आपका हो जाएगा थीटा इक्वल n π। ठीक है ना। और ये n π क्यों है ये मैंने आपको बताया था कि 180 के जितने भी मल्टीपल होते हैं, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, वो सभी साइन में 0 ही होंगे।
तो यहां पर n क्या है कि n बिलोंग्स टू z, यानी n कोई इंटीजर यानी पूर्णांक है। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हुआ आपका थीटा इक्वल n पाई। चलिए सेकंड नंबर पे देखते हैं। अगर मान लो कहीं cos थीटा इक्वल 0 की सिचुएशन आपको मिल जाए, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा आपका थीटा इक्वल 2n+1 पाई बाई 2। अब ये कैसे आया, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि पाई बाई 2 के जो ऑड मल्टीपल होते हैं यानी विषम गुणज होते हैं उन सभी पर cos 0 होता है। ठीक है ना, n वही पहले की तरह n बिलोंग्स टू z रहेगा, ये हर बार आप ध्यान रखना, है ना। चलिए ठीक है। हाँ, एक बात ये जरूर है कि अगर किसी ने इसका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार वो पहले पार्ट 1 जरूर देखे, जिससे कि उसको एक रिदमिक फ्लो बने इस वीडियो का भी। चलिए आगे चलते हैं। तो नंबर 3 पर सिचुएशन है हमारी tan थीटा इक्वल 0। अगर कहीं tan थीटा इक्वल 0 आ जाए तो इसका जनरल सॉल्यूशन आपका हो जाता है थीटा इक्वल n पाई। n वही है अपना, n बिलोंग्स टू z। क्लियर। तो ये इस तरह से तीनों सिचुएशन हो गई आपकी साइन, कोस एंड टेन की। नंबर 4 देखते हैं। अगर कहीं कंडीशन आ जाए, मान लो साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, ठीक, ये पोजीशन आ जाए, तो यहां जो जनरल सॉल्यूशन है वो आपका थीटा इक्वल हो जाएगा यहां पर थीटा इक्वल n पाई +-1 की पावर n इंटू अल्फा। ठीक है, ये आपकी पोजीशन कब लगेगी, जब साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा की सिचुएशन बने। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको मैं, चलिए आगे बढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल करा दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स यहां अपने सामने एक एग्जाम्पल है 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 7 sin x प्लस 2। ठीक, ये एक क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक पोलिनोमियल है। इसको सॉल्व करके अपने को इसकी जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल लाना है। तो सबसे पहले चलिए अपन इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगा रहा हूं। मिडिल टर्म आप सभी ने पढ़ा हुआ है, फैक्टर का सिंपल मेथड है। तो 3 2 जा क्या हो गया 6, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके 6+1 इंटू में साइन x प्लस 2 इक्वल 0। तो ये आपका हो जाएगा 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 6 sin x माइनस साइन x प्लस 2 इक्वल 0। ये आपने पेयर बना लिए यहां पर। तो इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, इन दोनों में कॉमन है 3 sin x, तो आपका बचेगा क्या साइन x माइनस 2, और यहां -1 कॉमन ले लेंगे तो एज इट इज वही आ जाएगा आपका साइन x माइनस 2। तो अब आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन x माइनस 2 और ओवरऑल में से 3 sin x माइनस 1। अब इन दोनों की कंपैरिजन आपको किससे करनी है, 0 से। तो यहां मैं इन दोनों की कंपैरिजन कर दे रहा हूं 0 से। तो यहां आप देख सकते हो कि यहां आपको मिल रहा है साइन x इक्वल टू, जो कि इम्पॉसिबल है। अब ये इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि साइन x की जो रेंज होती है वो -1 से +1 होती है। क्लियर। तो ये आपका आउट ऑफ रेंज जा रहा है, तो इसको अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब यहां अगर साइन x की वैल्यू अपन देख रहे हैं तो 1/3 आ रही है, तो ये आपका -1 और 1 के बीच में है, तो ये वैल्यू मेरी एक्सेप्ट होगी। चलिए अब मान लो मैंने आपको बताया था कि कंडीशन थी अपनी साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, तो उससे अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आप देख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू तो आ रही है x यहां पर, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 1/3। अब ये कैसे हुआ साइन इनवर्स 1/3, भाई साइन अल्फा की वैल्यू 1/3 है तो आपको अल्फा क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 1/3। अब रही बात जीएस की यानी जनरल सॉल्यूशन की, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको भी मैंने फॉर्मूला बताया था कि साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा कहीं भी आ जाए तो आपको थीटा इक्वल क्या लगाना है, n पाई +-1 की पावर n इंटू अल्फा। क्लियर। तो यहां देख लेते हैं आप। तो यहां जीएस आपका हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था अपना थीटा इक्वल
एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा। तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू क्या है एक्स, और ये एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, अल्फा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स 1/3। तो इस तरह से ये हो गया इसका एग्जाम्पल, साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा का। क्लियर। चलिए आगे फॉर्मूला देखते हैं अपन नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स नंबर 5 पर हम पढ़ेंगे कोस थीटा इक्वल कोस अल्फा की सिचुएशन। ये सिचुएशन आपको कहीं भी दिखाई दे तो इसका जनरल सॉल्यूशन आपका हो जाता है थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इसका अपन देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा प्लस 1/4 इक्वल 0। अब आइडेंटिटी अपने को मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये अपन यहां पुट कर देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर माइनस 2 कोस थीटा प्लस 1/4 इक्वल 0। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर माइनस 2 कोस थीटा, और ये 1 और 1/4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4। अब यहाँ एलसीएम में ले रहा हूं 4 और साइन भी चेंज करेंगे तो ये फाइनली आपका कुछ इस तरह बनेगा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कोस थीटा माइनस 5 इक्वल 0। अब ये आपका पिछले क्वेश्चन में साइन का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना था, अब की बार ये बना है कोस का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 4 इंटू 5 क्या हुआ 20, और 20 के फैक्टर करने के माइनस करने पे 8 आ जाए तो ये आपका 10 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 4 कोस स्क्वायर प्लस 10 कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा माइनस 5 इक्वल 0। ये आपने पेयर बना दिए। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा आपका 2 कोस थीटा, यहां बचेगा अपना 2 कोस थीटा प्लस 5 माइनस 1 कॉमन, और यहां भी वही अपना आ जाएगा 2 कोस थीटा प्लस 5 इक्वल 0। ओवरऑल में से अगर हम कॉमन लें तो ये आपका 2 कोस थीटा प्लस 5 हो जाएगा, और यहां अपना बच रहा है 2 कोस थीटा माइनस 1 इक्वल 0। तो इन दोनों में अगर अपन देखें तो कोस थीटा हो जाएगा माइनस 5/2, और यहाँ कोस थीटा हो जाएगा 1/2। क्लियर। तो यहाँ अब जैसा कि अपन जानते हैं साइन की तरह कोस की भी रेंज वही है, कोस की भी रेंज -1 से बनी होती है, और ये -5/2, तो ये -1 से भी कम है। तो ये तो हो जाएगा इम्पॉसिबल। अब जो भी वैल्यू मिलेगी हमें वो इसमें से मिलेगी। तो कोस थीटा इक्वल, अब आप जानते हैं कि 1/2 कोस में किसकी वैल्यू है कोस π/3 की वैल्यू है। अब इसकी कंपैरिजन अपन कर देंगे किससे, कोस थीटा अब इसकी कंपैरिजन अपन कर देंगे कोस थीटा इक्वल कोस अल्फा से, ठीक है ना। तो इसमें थीटा की वैल्यू तो थीटा ही आ रही, अल्फा की वैल्यू क्या आ रही π/3। और इसका जनरल सॉल्यूशन मैंने अभी आपको बताया था, थीटा इक्वल क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई π/3, बस उसे आप यहां पुट कर देंगे तो ये आपकी हो गई वैल्यू थीटा की। क्लियर। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगली हमारी पोजीशन है tan थीटा इक्वल tan अल्फा की, ठीक है ना। अगर ये कभी आपको दिखाई दे तो आपको थीटा इक्वल यूज करना है n पाई प्लस अल्फा। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर tan 5 थीटा इक्वल cot 2 थीटा, और ये IIT 2009 में आया है। चलिए देखते हैं इसकी जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलेगी, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ जैसे मान लो tan है और cot को आप लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा tan 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक। अब आप कंपैरिजन इसकी किससे कर देंगे, जो अपनी आइडियल सिचुएशन है tan थीटा इक्वल tan अल्फा से इसकी कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे थीटा को तो कौन रिप्लेस कर रहा है 5 थीटा, और अल्फा को कौन रिप्लेस कर रहा है, इसको कर रहा है π/2 माइनस 2 थीटा। और यहां पर अपना जनरल सॉल्यूशन क्या था, जनरल सॉल्यूशन था अपना थीटा इक्वल
एन पाई प्लस अल्फा। तो थीटा की वैल्यू क्या है 5 थीटा इक्वल एन पाई प्लस अल्फा की वैल्यू ये आपकी हो जाएगी पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ये 2 थीटा आप इधर ले जाएंगे तो ऐड होके हो जाएगा आपका 7 थीटा इक्वल हो गया एन पाई प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ 7 से डिवाइड कर देंगे, थीटा इक्वल एन पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 14 हो जाएगा। ये इस तरह से हो गया है ना। चलिए ठीक है, तो ये हुआ आपका 10 के ऊपर एग्जाम्पल। अगला फॉर्मूला देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नंबर 7 पर हमारी एक ट्रिक है, इसको स्क्वायर ट्रिक कहते हैं। तो ये तीनों के लिए काम करती है, यानी साइन स्क्वायर इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा हो तब भी काम करेगी, कोस स्क्वायर इक्वल कोस स्क्वायर हो तब भी, और टेन स्क्वायर इक्वल टेन स्क्वायर। अब यहाँ कई स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है, सर कॉट सेक और कुसेक में क्या करेंगे? तो सिंपल है भाई, कॉट को टेन में, सेक को कॉस में और कुसेक को साइन में चेंज कर सकते हो आप। तो ये तीनों ही सिचुएशन आपको दिखाई दें तो यहां पर एक ही फॉर्मूला आपका काम आएगा, वो है थीटा इक्वल एन पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर? तो टेन के फॉर्मूले से आप इसको थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। टेन का फॉर्मूला क्या था? थीटा इक्वल एन पाई प्लस अल्फा, जबकि यहाँ क्या है प्लस माइनस, ये सब में ही काम करेगा। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1/4 एनडीए 2015 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं ध्यान से। तो यहां साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या दे रखा है 1/4। तो 1/4 को जैसा कि आप जानते हो कि 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां पर अपन जानते हैं कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है? ये आपकी साइन में पाई/6 की वैल्यू है। तो इसकी कंपैरिजन अब मैं किससे करा सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा से करा सकता हूं। तो यहां अल्फा को कौन रिप्लेस कर रहा है? पाई/6 है ना। तो यानी अल्फा की जगह पाई/6 रखना है, थीटा तो थीटा है। और इसकी जनरल सॉल्यूशन मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया था? जनरल सॉल्यूशन था इसका आपका थीटा इक्वल एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो वैल्यू इसमें अल्फा की रखनी है, बस ज्यादा कुछ है नहीं। तो प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू हो गई पाई/6, दैट्स ऑल। ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब देखो कभी कभी कंपटीशन में क्या है कि आपने पूरा व्यापक हल निकाल लिया, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आंसर कभी कभी मैच नहीं करता। तो आपको एक काम करना है कि एन की वैल्यू जैसे 1 2 3 वगैरह लेके इसकी वैल्यू निकालनी है, और जो ऑप्शन है उनमें भी वही सेम वैल्यू रखनी है। तो आपको जिस वैल्यू से मैच होता हुआ दिखे वही अपना ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई वैल्यू रखने से 2 ऑप्शन आ रहे हो, तो फिर आप क्या है कि दूसरी वैल्यू रखो। जैसे मान लो एन की वैल्यू 2 रखने पे 2 सेम आंसर आ रहे हैं और 2 कैंसिल हो रहे हैं। तो अब क्या करोगे, आपकी एन की कोई और वैल्यू रखोगे तो उन 2 में से भी पता चल जाएगा कि अब सही वैल्यू कौन सी है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 4/3, और ये अपना IIT 2001 में आया है। तो इसका देख लेते हैं अपन सॉल्यूशन क्या होगा। आप जानते हो कि सेक स्क्वायर इक्वल 4/3 है। तो यहाँ कॉस जो होता है वो सेक का इनवर्स होता है। तो कॉस स्क्वायर इक्वल 3/4 हो जाएगा। अब 3/4 को जैसा कि हम जानते हैं कि √3/2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल √3/2 को अपन लिख सकते हैं कॉस पाई/6, यानी कॉस 30 की वैल्यू होती है। तो अब अगर मैं इसकी कंपैरिजन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा से करूं, तो आप देख रहे हैं कि अल्फा को कौन रिप्लेस करेगा? पाई/6। बस इसको हमें किस में रखना है? इसको वही जनरल सॉल्यूशन में, अभी ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, बस इसमें अल्फा की वैल्यू डालनी है बस आपको। तो थीटा इक्वल एन पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई/6 हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपका हो गया थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब अपन देखते हैं 6 को। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें पूछा है tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस सेक 2 थीटा का जनरल सॉल्यूशन, और ये IIT 2014 का क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे।
तो सेक स्क्वायर देखिए जो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम सभी ने tan के टर्म्स में पढ़ा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। अब यहां क्योंकि बात हो रही किसकी, sec 2 थीटा की, तो क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लाइन बनेगी। तो यहां आपकी लाइन बनेगी tan स्क्वायर इक्वल 1 माइनस sec 2 थीटा का क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो यहां पर ये आपका हो जा रहा है tan स्क्वायर इक्वल एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 हो गया कैंसिल। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहां भी होगा, तो ये आपका हो रहा है tan स्क्वायर प्लस tan की पावर 4 और इक्वल में tan स्क्वायर और ये जुड़ के हो रहा है 2 tan स्क्वायर। अब अगर 2 tan स्क्वायर को इधर ले लें तो ये आपका हो जाएगा प्लस के tan स्क्वायर में से इसको माइनस करोगे तो माइनस का tan स्क्वायर। तो कुल मिला के ये लाइन अपनी आ गई tan में, है ना। अब यहां जैसा कि आपको दिख रहा है कॉमन क्या आ रहा है, tan स्क्वायर, और बच क्या आ रहा है अंदर, tan स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ दो पार्टीशन हो जाएंगे, अब एक तो tan स्क्वायर इक्वल 0 और एक दूसरा हो जाएगा tan स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। तो जैसा कि आप जानते हो कि स्क्वायर से 0 तो वो का वही रहेगा, और 0 tan थीटा इक्वल 0 में मैंने आपको सिचुएशन क्या बताई थी जनरल सॉल्यूशन की, आप इसमें ट्रिक में देखना पीछे जाके, तो थीटा इक्वल बताई थी n पाई। तो इसमें तो आपको ज्यादा करना नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही आ गया। इसको देखते हैं सॉल्व करके। तो tan स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स 1 अपन जानते हैं कि 1 को tan स्क्वायर पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं इसकी कंपैरिजन tan स्क्वायर थीटा इक्वल tan स्क्वायर अल्फा से करूं तो अल्फा की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है, पाई बाई 4। और जैसा कि अपन ने जनरल सॉल्यूशन पढ़ा था स्क्वायर वाले में, स्क्वायर वाले का क्या था, n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू यहां पर क्या है, पाई बाई 4। तो इस तरह से ये हमारे हो गए यहाँ पर 6 को स्टार्ट करते हैं। तो देखो ओवेनिष्ट व्यापक हल में देखिए होता क्या है कि जब 2 या 2 से ज्यादा त्रिकोणमितीय समीकरणों का एक ही हल पूछा जाता है तब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो इसमें अपन थीटा इक्वल 2n पाई प्लस अल्फा का यूज करेंगे, और यहां जैसा कि आपको हर बार की तरह पता है कि n क्या है, n बिलोंग्स टू z, यानी n एक पूर्णांक है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं इसमें। जैसे कि आपको यहां दिया है cos थीटा इक्वल माइनस 1/2 एंड tan थीटा इक्वल √3। तो इसके लिए आपको याद करना है ओवेनिष्ट व्यापक हल, इसको CGS भी बोलते हैं, यानी कॉमन जनरल सॉल्यूशन। तो इसमें देखिए होता क्या है, आप ये देखो कि ऐसा क्वाड्रेंट कौन सा है जिसमें cos माइनस की है और tan प्लस की है। तो क्लियरली ऐसा क्वाड्रेंट थर्ड है। अब आप जानते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वो आपकी 180 प्लस x रहती है ना, 180 प्लस थीटा या 180 प्लस x। तो अब आप ये देखो कि 1/2 cos में कितने की वैल्यू है, 60 की, और इधर भी आप मिला के देख लो तो √3 भी tan में कितने की वैल्यू है, 60 की। तो 180 प्लस 60 ये आपका हुआ 240, जिसे कि आप रेडियन में लिख सकते हैं 4 पाई बाई 3। रेडियन में लिखना मैंने आपको बताया था भाई, रेडियन में लिखने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए ये तो आ गई अल्फा की वैल्यू। अब हम चलते हैं CGS की तरफ, यानी कॉमन जनरल सॉल्यूशन। अब इसका फॉर्मूला क्या था आपका, थीटा इक्वल 2n पाई प्लस अल्फा। तो थीटा इक्वल 2n पाई प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, 4 पाई बाई 3,
और ये आपका आ गया आंसर। क्लियर। अब देखिए इस आंसर को चेक कैसे कर सकते हो आप इसमें n की कोई भी वैल्यू डाल के देखें तो जो थीटा का मान आएगा वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जो ऊपर दिए थे ना, ये दोनों आप इन दोनों में वैल्यू डाल के देख सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने tan थीटा इक्वल -1/√3 एंड कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल -2/√3 और इसके लिए भी वही है, ओवेनिस्ट व्यापक हल ज्ञात करना है। और इस बार आप देख सकते हैं IIT 2011 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। 3 त्रिकोणमितीय समीकरण आपको दिए हैं। तो ट्रिक मैंने क्या बताई थी, सबसे पहले आपको एक ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढना है जिसमें tan माइनस की हो और कोसेक प्लस की हो। तो tan माइनस की और कोसेक प्लस की, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो सकता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि अल्फा की जो वैल्यू हम लेंगे वो 180 माइनस एक्स से आएगी, है ना भाई। 180 माइनस थीटा के जितने भी एंगल हैं वो किसमें आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ एक्स की वैल्यू कहां से लाएंगे, तो आपको पता है कि 1/√3 tan में कितने की वैल्यू है, 30 की। ऐसे ही 2 कोसेक में कितने की वैल्यू है, 30 की। तो 2/√3 सेक में कितने की वैल्यू, 30 की। तो ये आपका इस तरह हो जाएगा 180 माइनस 30, यानी ये आपका हो गया 150। और 150 को आप रेडियन में लिख सकते हैं 5π/6। क्लियर। तो ये आपकी आ गई अल्फा की वैल्यू। तो मैंने आपको क्या बताया था, सीजीएस के लिए क्या फॉर्मूला आपके पास, सीजीएस के लिए फॉर्मूला है 2n प्लस अल्फा। तो थीटा इक्वल 2n प्लस अल्फा की जगह ये आपका क्या हो जाएगा 5π/6। ठीक है ना। तो ये इस तरह आपकी आ गई थीटा की वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। तो अगला क्वेश्चन है अपना cot थीटा इक्वल -1/√3 साइन थीटा इक्वल -√3/2 और इसके लिए वो कह रहा है कॉमन जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो फिर से ट्रिक वही रहेगी। आप ये देखो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉट भी माइनस की है और साइन भी माइनस की है। तो ये क्लियरली आप जानती हो ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथा चतुर्थांश है, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में और अल्फा चौथे में क्या रहेगा, चौथे में आपको मिलता है 360 माइनस थीटा, या आप माइनस एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है ना, 360 माइनस एक्स। अब एक्स की वैल्यू कहां से आएगी, तो आप जानते हो कॉट 1/√3 में किसका मान है भाई, 1/√3 कॉट में किसका मान है, ये है आपका 60 डिग्री का, और √3/2 भी साइन में 60 का है। तो यहां भी आपका 60 हो गया। तो 360 माइनस 60 ये आपका हुआ 300 डिग्री। और अगर मैं इसको रेडियन में कहूं तो ये आपका 5π/3 हो जाएगा। अब हम चलेंगे सीजीएस में, कॉमन जनरल सॉल्यूशन में। तो आप जानते हो इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आपका थीटा इक्वल 2n प्लस एल्फा। एल्फा की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो थीटा इक्वल 2n प्लस एल्फा की वैल्यू हो गई 5π/3। तो इस तरह से ये अपना आ गया थीटा का मान। क्लियर। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन ओवेनिस्ट व्यापक हल के। अब आगे चलते हैं और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट मेथड बनाने वाला हूं, पोलर मेथड। देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपके सामने हेडिंग है पोलर मेथड ऑफ जनरल सॉल्यूशन, यानी व्यापक हल ज्ञात करने की ध्रुवीय विधि। क्लियर। और इसको आप ध्रुवीय को जो है वो त्रिकोणमितीय विधि भी कहते हैं। ठीक है ना, ट्रायंगुलर मेथड। तो देखिए इस मेथड में होता क्या है, जैसे आपको इस टाइप का इक्वेशन कहीं भी मिल जाए, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई a cos x प्लस b sin x इक्वल c, इस तरह का कोई त्रिकोणमितीय समीकरण मैंने आपको दे दिया। क्लियर। अब इसमें देखिए कि करना क्या है, आपको करना यह है कि एक ट्रायंगल बनाना है।
और यहां चलिए कोई एंगल ले लेते हैं, जैसे मैंने थीटा ले लिया और इसका बेस चलिए मैंने ले लिया है a और इसकी हाइट ले ली है b। तो आप जानते हो पाइथागोरस से ये क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो आप जानते हो कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब अपॉन कर्ण। तो ये आपका b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। जबकि अगर आप cos थीटा इसमें देखें तो वो आधार अपॉन कर्ण हो रहा है यानी a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह से साइन और cos के मान हो रहे हैं। अब यह अपन एक काम करते हैं, ये इक्वेशन यहां बनाने के लिए मैं यहां पर कर रहा हूं डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड को अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो यहां देखते हैं लाइन क्या बनेगी, cos x इंटू ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन x इंटू बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां c में भी वही डिवाइड हो जाएगा, c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब यहां थोड़ा ध्यान देना, cos थीटा cos x इक्वल cos x इंटू ये आपकी किसकी वैल्यू थी अभी, a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये थी वैल्यू हमारी cos थीटा की, प्लस साइन x इंटू ये हमारी जो वैल्यू थी वो किसकी थी, साइन थीटा की, और इक्वल में हमारा चल रहा है c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां आप देख सकते हो कि यहां पर अपनी क्या लाइन बन रही है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, जो कि किसका फॉर्मूला आपका cos ऑफ a माइनस b का, और इधर ये अपना चल ही रहा है c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। और यहां आप इसमें क्या करेंगे, इसकी कंपैरिजन आप cos थीटा इक्वल cos अल्फा से कर देंगे। तो यहां आप देख रहे हो कि cos अल्फा की कंपैरिजन आप किससे कर रहे हो, c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो अल्फा क्या हो गया यहां पर, cos इनवर्स c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू आपने क्या रखनी है, x माइनस थीटा। तो थीटा को तो रिप्लेस करेगा x माइनस थीटा और अल्फा को रिप्लेस करेगा ये आपका। अब ये रिप्लेस करेंगे किसमें, ये करेंगे आपके जनरल सॉल्यूशन में। क्या था जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन था आपका cos में थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू यहां पर क्या है, पहले तो थीटा की वैल्यू रख देते, थीटा की वैल्यू क्या है, x माइनस थीटा, और अल्फा की क्या थी आपकी cos इनवर्स c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इस थीटा ये x को उधर ले जाएंगे और साइन चेंज कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी फाइनली x माइनस 2n पाई माइनस प्लस cos इनवर्स c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। तो आप एग्जाम में एबीसी की वैल्यू इस फॉर्मूले में डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो, है ना, नहीं तो फिर ये सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल एज इट इज रहेगा जो मैंने यहां पर किया है। ठीक है ना। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है इस प्रूफ में तो वो वीडियो को थोड़ा स्लो स्पीड में देखे और एक बार खुद भी प्रैक्टिस करे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इस पे मैं आपको 3 एग्जाम्पल करा देता हूं जिससे ये मेथड बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। देखते हैं ध्यान से। तो स्टूडेंट्स अगला हमारे सामने क्वेश्चन है कि √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल √2 दिया है और हमको इसमें वही जनरल वैल्यू पूछी है थीटा की, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है IIT 2014 में आया है। तो देखते हैं अपन इसका क्या होगा। तो सबसे पहले इक्वेशन ले लेते हैं cos थीटा इंटू √3 प्लस साइन थीटा इंटू 1 इक्वल √2। अब आप देख सकते हो अभी मैंने एक आपको उधर लाइन बताई थी कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल c का टाइप आ जाए तो क्या करना था, यहां पर करना ये था
कि जो कॉस के साथ कोफिशिएंट है उसको बेस लेना है और साइन के साथ है उसको हाइट लेनी है, और आप पाइथागोरस से निकालें तो ये आपका हो जाएगा यहां पर 2। ठीक है ना। चलिए यहां एंगल में x ले लेता हूं, तो अब आप खुद ही देख सकते हैं कि यहां अगर कोई हमसे साइन x की वैल्यू पूछे तो वो आपकी लंब अपॉन कर्ण से 1/2 हो रही है, और cos x की वैल्यू पूछे तो वो आपकी हो रही है √3/2। तो यहां मैं एक काम करूंगा, डिवाइड बाई 2, दोनों ओर 2 से डिवाइड। किससे डिवाइड करते हैं? ये जो कर्ण होता है हाइपोटेनस, इससे पूरी लाइन को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ट्रिक ध्यान रखना आप। तो चलिए आगे चलते हैं। cos थीटा इंटू √3/2 प्लस साइन थीटा इंटू 1/2, और यहां भी आपका √2/2 हो रहा है। क्लियर। आगे चलते हैं। तो cos थीटा इंटू √3/2, आप ये देखो cos में कितने की वैल्यू है, ये आपकी cos x है, यहां पर cos x लिख दिया। साइन थीटा इंटू 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन x, और इक्वल में यहां √2 से ये अगर मैं कैंसिल कर दूं तो 1/√2 आ रहा है। अब आप आइडेंटिटी जानते हैं कि cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है? ये आपका cos ऑफ a माइनस b होता है। और 1/√2 cos में कितने की वैल्यू है? cos π/4 यानी cos 45 की वैल्यू है। और अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं तो कंपेयर विद cos थीटा इक्वल cos अल्फा, तो आप देख सकते हैं कि थीटा को तो कौन रिप्लेस कर रहा है? थीटा माइनस एक्स, और अल्फा को कौन रिप्लेस कर रहा है? π/4। क्लियर। तो यहां पर अपन ले लेंगे फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन का। तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला हो जाता है थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर। तो रखते हैं मान इसमें, थीटा की वैल्यू क्या है यहां पर? थीटा माइनस एक्स 2n पाई प्लस माइनस, और अल्फा की वैल्यू क्या है? π/4। चलिए अब आप इसको उधर ले जाएं तो ये आपकी वैल्यू किसकी हो जाएगी? थीटा माइनस। अब यहां देखिए, अब x की वैल्यू रखने की बारी आ चुकी है। अब ऊपर आपने देखा कि ऊपर एक sin x की वैल्यू थी 1/2 और cos x की वैल्यू थी √3/2। तो आप जानते हो 1/2 साइन में 30 की वैल्यू है π/6 की, और cos में भी ये √3/2 π/6 की है। तो आप चाहें तो अब x की जगह क्या रख सकते हैं? π/6। चलिए तो यहां रख देते हैं, x की वैल्यू हो गई π/6 इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4। अब यहां से दो आंसर आएंगे, एक तो आप प्लस लेंगे और एक और माइनस। तो थीटा माइनस π/6 इक्वल 2n पाई, एक तो प्लस π/4 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो π/6 उधर जाएगा। तो आप जानते हो π/6 और π/4 ये ऐड होकर आपके क्या बनाएंगे? ये बना लेंगे अपना 3π/4। क्लियर। चलिए ये कुछ इस तरह हो गया है ना। 75 डिग्री बनेगा, नहीं सॉरी, ये आपका बनेगा ये 5π/12, 75 डिग्री बनेगा। उसको रेडियन में आप कन्वर्ट करोगे तो ये 5π/12 हो जाएगा। या चलिए एक ऑप्शन और भी है अभी हमारे पास, थीटा माइनस π/6 इक्वल 2n पाई, और ये आपका अब माइनस में लेंगे, यहां पर माइनस का π/4 हो जाएगा। तो आप जानते हो कि जब मैं ये π/6 उधर ले जाऊंगा तो π/4 में से ये माइनस होगा, तो ये आपका बच जाएगा माइनस के π/12, 15 डिग्री आएगा, जो कि आप रेडियन में से लिख सकते हो। तो इस तरह से हमने क्या क्या देखा, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले आपको cos का जो कोफिशिएंट है उसे बेस लेना है, साइन का कोफिशिएंट है उसे हाइट लेनी है, और पाइथागोरस से आपको निकालना है कर्ण यानी ये हाइपोटेनस, और इससे फिर करना है पूरे इक्वेशन को डिवाइड। तो यहाँ √3/2 को ये मैंने cos x लिख दिया, 1/2 को sin x, cos a cos b प्लस sin a sin b आपका हो गया cos ऑफ a माइनस b, अब 1/√2 cos में कितने की वैल्यू? π/4 की। फिर आप इसको कंपैरिजन करते हैं cos थीटा इक्वल cos अल्फा, जो कि एक स्टैंडर्ड मैंने आपको इंडिकेशन बताया था इससे।
तो चलिए इससे आपने देखा कि थीटा की वैल्यू थीटा माइनस एक्स है, अल्फा की वैल्यू पाई बाई 4। ये वैल्यू हमें रखनी थी जीएस के फॉर्मूले में यानी जनरल सॉल्यूशन में। तो थीटा क्या था, थीटा माइनस एक्स था और 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू क्या पाई बाई 4। तो यहाँ x की वैल्यू पाई बाई 6 हो जाएगी, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। पाई बाई 6 उधर जाएगा तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा और यहाँ ये पाई बाई 6 उधर जाएगा तो पाई बाई 6 और ये ऐड कर देंगे, इधर माइनस कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे दो आ गए। चलिए दो क्वेश्चन कंपटीशन लेवल के इसी में और देखते हैं। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारे सामने है tan थीटा माइनस √2 sec थीटा इक्वल √3 और इसमें अपने को ये जनरल वैल्यू पूछी है किसकी, थीटा की। तो देखते हैं एक बार इसमें क्या मैटर रहेगा, है ना। तो यहां पर मैंने आपको बताया था पहले हमें इसे साइन कोस में चेंज करना है। चलिए तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस माइनस √2 sec को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस और ये आपका √3 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो cos x एलसीएम लेके इधर जाएगा तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा कि साइन थीटा माइनस √2 इक्वल √3 cos थीटा। आप इसको उधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू कुछ इस तरह हो जाएगी, साइन थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल √2। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारा बिल्कुल सही फॉर्म में आ गया है। अब आप इसको देखना इसमें करना क्या है। यहां पर मैं एक काम करता हूं, ट्रायंगल ले ले रहे हैं अपन। जो साइन का कोफिशिएंट है वो इस समय क्या है 1 है। चलिए उसको मैं बेस ले ले रहा हूं और कॉस का कोफिशिएंट को फिर से हाइट ले ले रहे हैं, है ना। इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं इसका निकालूंगा पाइथागोरस से तो ये आपका 2 हो जाएगा, यहां मैंने एंगल x ले लिया। तो यहां से आपको दिख रहा है cos x की वैल्यू 1/2 हो रही है जबकि sin x की वैल्यू यहां पर हो रही है √3/2। अब ये अपन यहां पर पुट कर देते हैं। चलिए तो यहां मैंने बताया था जो भी पाइथागोरस से ये निकलता है अपना हाइपोटेनस कर्ण, उससे पूरी लाइन को डिवाइड करते हैं। तो मैं कर दूंगा डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। तो यहां आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1/2 माइनस कॉस थीटा इंटू √3/2 और इक्वल √2 को भी अपन उसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि 1/2 इसमें कितने की वैल्यू है, 1/2 cos x की है। तो चलिए इसको मैं cos x लिख देता हूं। cos थीटा इंटू √3/2 किसकी लिखी है आपने, sin x की। ये हो गया sin x और ये √2 से ये आपका हो जाएगा 1/√2। तो sin a cos b माइनस cos a sin b ये आपका हो जाता है sin ऑफ a माइनस b और 1/√2 को हम लिख सकते हैं sin π/4। अब इसकी जो कंपैरिजन है वो अपन को करनी है sin थीटा इक्वल sin अल्फा से। क्लियर। तो यहां थीटा को तो रिप्लेस कौन कर रहा है, थीटा माइनस एक्स, और अल्फा को रिप्लेस कर रहा है π/4 इस तरह से। तो यहां जनरल सॉल्यूशन का अपना फॉर्मूला हो जाता है थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। तो यहां थीटा की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, थीटा माइनस एक्स इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और अल्फा की वैल्यू क्या हो रही π/4। अब यहां आप देख सकते हो कि x को मैं उधर ले जाऊंगा तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/4 और x की वैल्यू आपने ऊपर देखा कि sin x मैंने क्या लिखा था √3/2 और cos x क्या लिखा था 1/2। तो आप देख सकते हो कि 1/2 cos में 60 की वैल्यू है और √3/2 भी sin में 60 की वैल्यू है। तो इस तरह से x का जो मान हो गया वो हो गया 60 यानी π/3 और ये आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक। 11th में भी इक्वली यूज आता है और 12th में भी। तो यहाँ हमने पार्ट 1 में तो क्या देखा था कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है। पार्ट 2 में हमने देखा कि जो व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन है उसकी क्या ट्रिक्स होती हैं
और पार्ट 3 में मैंने आपको व्यनिष्ठ व्यापक हल और जो कॉमन जनरल सॉल्यूशन है और अपन ने एक पोलर मेथड भी देखी थी, ये सब अपन ने पार्ट 3 में देखा था। आज मैं आपको बताऊंगा कि त्रिकोणमितीय फलनों के आवर्तनांक कैसे याद करते हैं, यानी पीरियोडिक नंबर। जैसा कि आप बोर्ड पे हेडिंग देख सकते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन एंड पीरियोडिक नंबर। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि कोई भी फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन कब होता है, यानी कोई भी फलन आवर्ती फलन कब कहलाता है, और अगर मान लो वो आवर्ती फलन है तो उसका आवर्तनांक क्या होगा। तो इन दोनों बातों को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर देखिए, इसमें कई ट्रिक्स हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, हम किसी फलन को ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यह आवर्ती फलन है या नहीं। देखिए, जैसे मान लो कोई फलन है y इक्वल एफ ऑफ एक्स। अब मान लो यहां पर इसकी रेंज है y। अब आपने देखा कि t कोई ऐसी वैल्यू है कि अगर मैं उसको इसमें ऐड कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आ रही है, ठीक है। और अगर मान लो मैंने फिर से t ऐड किया तो फिर भी वही एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रही है। और अगर मैं चाहे इसको n टाइम्स करूं चाहे इनफाइनाइट टाइम्स करूं, इसकी वैल्यू हर बार एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आ रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि y इक्वल जैसे साइन एक्स है ना। तो अगर मान लो कोई स्टूडेंट इसमें साइन 2 पाई प्लस एक्स करे तो आप देखेंगे साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। और या मान लो यहां पर मैं फिर से 2 पाई और ऐड कर दूं 4 पाई प्लस एक्स, तो इसकी वैल्यू भी साइन एक्स के इक्वल ही रहेगी। या मान लो फिर से 2 पाई ऐड करें तो ये 6 पाई प्लस एक्स हो जाएगा, फिर से इसकी वैल्यू साइन एक्स के इक्वल ही रहेगी। तो आप देख रहे हैं कि 2 पाई वो वैल्यू है जिसको ऐड करने से कोई भी फर्क इस साइन एक्स पे नहीं पड़ रहा। अब यहाँ दो बातें क्लियर होती हैं। एक तो ये कि साइन एक्स बार बार 2 पाई के लिए वही वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये साइन एक्स जो है कैसा फलन हो जाएगा, ये आपका आवर्ती फलन यानी पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। अब दूसरी बात कि अगर पीरियोडिक फंक्शन तो हो गया तो इसका आवर्तनांक यानी पीरियोडिक नंबर क्या होगा, जिसे अपन Pn से डिनोट भी करते हैं, है ना। Pn क्या होगा, तो आप ये देखिए पीरियोडिक नंबर यानी आवर्तनांक, आप इसको T से भी डिनोट करते हैं क्योंकि इसको टाइम इंटरवल भी कहते हैं अपन। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हो कि 2 पाई को ऐड करने से कोई भी फर्क इस पे नहीं पड़ा है, तो इसका पीरियोडिक नंबर हो जाएगा 2 पाई। तो यहां पर बात ये थी कि पहले तो ये समझे कि आवर्ती फलन होता क्या है। तो आवर्ती फलन वो होता है जो किसी वैल्यू के लिए बार बार अपनी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको लेकर आता है। जैसे यहाँ साइन एक्स था तो साइन 2 पाई प्लस एक्स, साइन 4 पाई प्लस एक्स, साइन 6 पाई प्लस एक्स, सबके लिए बार बार साइन एक्स ला रहा है। तो पहली बात तो आवर्ती फलन कौन होगा, जो अपनी वैल्यू को दोहरान करता रहे, रिपीटेशन करता रहे। अब जब रिपीटेशन करेगा उससे हमें ये तो पता चल गया कि आवर्ती फलन है, लेकिन अब आवर्ती फलन है तो उसका आवर्तनांक क्या होगा, तो वो जिस वैल्यू के लिए रिपीटेशन कर रहा है वही उसका आवर्तनांक हो जाएगी। जैसे यहाँ आपने साइन को देखा तो ये 2 पाई के लिए बार बार रिपीटेशन कर रहा है ना, तो इसको अपन Pn क्या कहेंगे, इसका 2 पाई। चलिए अब इसमें कई ट्रिक्स हैं, अपन अब वो देख लेते हैं एक बार। तो स्टूडेंट्स इसकी ट्रिक 1 देखते हैं। देखिए अगर मान लो आपसे कभी भी साइन की पावर n, कॉस की पावर n और सेक की पावर n या कोसेक की पावर n, इन चारों में से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका पीरियोडिक नंबर यानी आवर्तनांक कैसे निकालेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो यहां पर आपको जो है वो फोकस करना है n पर, ठीक। अब यहाँ n की देखिए 2 चीजें हो सकती हैं। यहां पर n की 2 चीजें क्या क्या हो सकती हैं, हो सकता है कि n एक सम संख्या हो यानी इवन नंबर हो, या हो सकता है कि n एक विषम संख्या हो यानी ऑड नंबर हो, ठीक है ना। अब मान लो अगर n एक सम संख्या है तो ऐसी स्थिति में इसका आवर्तनांक आपका पाई हो जाएगा। और अगर मान लो
n एक विषम संख्या है तो इसका आवर्तनांक आपका 2 पाई हो जाएगा। तो बिल्कुल ही सिंपल लॉजिक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो किसी ने कहा कि भाई मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल सेक क्यूब एक्स, ठीक है। अब इसका आवर्तनांक ज्ञात करना है। तो आप ये देखो इसकी पावर जो है वो समय के विषम है, विषम है तो बिल्कुल सिंपल है। पावर विषम है तो इसका आवर्तनांक p इक्वल क्या हो जाएगा, ये आपका 2 पाई हो जाएगा। और अगर मान लो पावर होती सम तो क्या हो जाता, पाई हो जाता। जैसे मान लो मुझसे किसी ने कहा कि भाई मेरे पास एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन स्क्वायर एक्स, तो आप देख सकते हैं यहां पर पावर कैसी है, सम है। तो सम पावर है तो ठीक है, इसमें आवर्तनांक क्या हो जाएगा आपका, पाई हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ही सिंपल ट्रिक है। कोई भी पावर को देखकर अपन ये बता सकते हैं कि उसका आवर्तनांक क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ट्रिक है हमारी 10 की पावर n एंड cot की पावर n। देखिए यहां पर क्या होता है, अब आपको n पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब n चाहे सम है या विषम है, अब इसके आवर्तनांक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसका आवर्तनांक आपका पाई ही रहेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मुझसे किसी ने पूछा कि 10 स्क्वायर एक्स का आवर्तनांक यानी पीरियोडिक नंबर क्या होगा। तो क्लियर है, 10 में तो आपको देखना ही नहीं, चाहे सम हो चाहे विषम हो, आपका आंसर क्या होगा, पाई। या मान लो किसी ने कहा भाई cot की पावर 5, इसका पीरियोडिक नंबर क्या होगा। तो ये विषम है कि सम, विषम है, लेकिन वो कह रहा है सम है चाहे विषम, आवर्तनांक क्या होगा, पाई। तो इसका आपका आवर्तनांक क्या हो जाएगा, पाई। क्लियर। तो ये हो गए इसकी सेकंड ट्रिक। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। तो ट्रिक नंबर 3 है स्टूडेंट साइन ऑफ ax प्लस बी, कॉस ऑफ ax प्लस बी, सेक ऑफ ax प्लस बी एंड कोसेक ऑफ ax प्लस बी। तो इन चारों का देखते हैं अपन क्या होगा पीरियोडिक नंबर। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए, अब इसमें चाहे ए बी की वैल्यू कुछ भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आपका आवर्तनांक हो जाएगा t इक्वल 2 पाई अपॉन a, ठीक है ना। अब a जो भी x का कोफिशिएंट हो उसका आपको भाग देना है। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो मुझे किसी ने कहा कि भाई cos ऑफ 2x प्लस 5 कि इसका आवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। तो आप ये देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, 2 पाई अपॉन ए। तो t इक्वल 2 पाई अपॉन, अब एक ही वैल्यू क्या हो जाएगी, x का गुणांक क्या है 2, तो ये आपका कैंसिल होके आंसर आ गया यहाँ पर पाई। तो इस तरह इसका आवर्तनांक क्या हो गया, t इक्वल पाई, है ना। चलिए आगे देखते हैं ट्रिक नंबर 4 को देखेंगे। तो स्टूडेंट ट्रिक नंबर 4 आपके सामने है। इसमें क्या है, साइन की पावर n ऑफ ax प्लस बी, कॉस की पावर n ऑफ ax प्लस बी, सेक की पावर n ऑफ ax प्लस बी एंड कोसेक की पावर n ऑफ ax प्लस बी। ठीक। अब इससे ट्रिक नंबर 3 में था कि ये पावर नहीं थी और इस बार मैंने इसमें पावर दे दी है। अब पावर आने से क्या होगा कि आपको दो चीजें ध्यान देनी है कि n अगर सम है तो आपका आवर्तनांक होगा पाई अपॉन ए इसी में, और अगर मान लो n विषम आ जाए, और नंबर आ जाए, तो इसका आवर्तनांक हो जाएगा 2 पाई अपॉन ए। क्लियर। तो ये दो चीजें ध्यान देने की हैं। एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 10 की पावर 5 एंड 2x प्लस 5। क्लियर। तो आप यहां देख सकते हैं कि अब ये क्वेश्चन में क्या है, पावर विषम है। तो विषम में t इक्वल फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 पाई अपॉन ए। और आप देख सकते हो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, a का मतलब है x के गुणांक से है, तो ये कैंसिल होके आपका क्या हो गया, पाई। अब मान लो किसी ने आपको एग्जांपल दे दिया कि भाई मेरे पास है यहाँ पर अब चलिए इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे मैंने मान लो लिख दिया यहाँ sec क्यूब 3x प्लस 5। क्लियर। अब इसका आवर्तनांक मान लो ज्ञात करना है। तो ये पावर क्या है, विषम है। विषम में फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 पाई अपॉन ए। तो ये आपका t इक्वल हो जाएगा 2 पाई अपॉन ए। ए का मतलब x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, 3 है।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2π/3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा एग्जांपल, चलिए मैं ले लेता हूं कोसेक 4 ऑफ 7x + 8, या और कोई गुणांक ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने 3/2 ले लिया। ठीक, थोड़ा सा उसको मैंने बड़ा क्वेश्चन बना दिया है। तो कोसेक की पावर 4 3/2 x + 8 है। अब इसका अपने को पीरियोडिक नंबर लेना है। तो आप ये देखो कोसेक की ट्रिक इसमें शामिल है, और n क्या है, सम है। फॉर्मूला क्या है, t = π/a। तो ये आपका हो जाएगा t = π/। अब a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू x का गुणांक 3/2, और ये आपका ऊपर जाएगा, तो आंसर क्या होगा, यहां आंसर हुआ अपना 2π/3। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलेंगे ट्रिक नंबर 5 में। अभी आपने sin of ax + b, cos of ax + b इनको देखा था। मैं यहां पर ले ले रहा हूं, मान लो tan of ax + b एंड cot of ax + b। क्लियर। यहां पर ये ध्यान रहे कि चाहे tan cot का सिंपल आ जाए, चाहे tan cot पे पावर आ जाए, क्योंकि आप जानते हो कि tan cot पे मैंने पहले भी बताया था कि सम या विषम का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब चाहे n सम हो या विषम हो, आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका आवर्तनांक का फॉर्मूला डायरेक्ट ही लगेगा π/a। क्लियर। चलिए देखते हैं। तो इसमें आपका एग्जांपल क्या ले ले रहे हैं, जैसे मान लो किसी ने आपको दिया cot³ of 7/5x + 3, ये मान लो क्वेश्चन दे दिया। ठीक है। अब इसका आवर्तनांक आपको निकालना है। तो t = फॉर्मूला क्या है, π/a। a का मतलब है x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है 7/5, ये आपका ऊपर जाएगा, तो ये आपका आ गया 5π/7। क्लियर। तो ये थी आपकी ट्रिक नंबर 5। आगे ट्रिक देखते हैं। तो स्टूडेंट ट्रिक नंबर 6 आपके सामने है। इस बार क्या है कि देखिए, अब तक जो भी ट्रिक थी उनमें साइन, कोस, सेक, कोसेक की अलग ट्रिक थी, और tan cot को अपन अलग कंसीडर कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, आप देख रहे हो कि साइन से कोसेक तक जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, वो 6 के 6 मैंने एक ही ट्रिक में लिए हैं, है ना। पावर आपकी सम हो चाहे विषम हो, यानी n जो है वो सम है या विषम, उससे भी अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ट्रिक क्या होगी, ट्रिक इसकी सिंपल है, बिल्कुल π/a। बिल्कुल ही आसान है। आपको सिर्फ किस पे ध्यान देना है, a यानी x के गुणांक पर। एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो किसी ने मुझे दे दिया कि mod cos की पावर 5 3x + 11। ठीक। अब इसका मान लो अपने को आवर्तनांक पूछा है, तो किस ट्रिक का है ये, इसी ट्रिक का है। आप इसको मैच करके देख सकते हो। तो आवर्तनांक का इसमें क्या फॉर्मूला था, t = π/a। तो ये आपका हो गया π/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का गुणांक 3, और आंसर आ गया अपना π/3। बिल्कुल सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। तो स्टूडेंट ट्रिक नंबर 7 आपके सामने है। तो यहां मैंने 6 ट्रिक फिर से एक साथ ही ली है ना, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। अब mod sin x, mod cos x, mod tan x, mod cot x, mod sec या mod cosec, कोई सा भी अगर आंसर आ जाए। अब इसमें देखो n का तो कोई झंझट है ही नहीं, है ना, आपको डायरेक्ट ही पूछा जाएगा। तो इसका आपका आवर्तनांक हो जाता है t = π। आपको कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ना। इनमें से कोई से भी आवर्तनांक को अगर पूछे तो वो क्या हो जाएगा, π। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। ट्रिक नंबर 8 आपके सामने है, इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब देखिए, अब तक जो ट्रिक चल रही थी वो सिंपल चल रही थी, अब थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा आएगी, आप थोड़ा ध्यान से देखना। तो ट्रिक क्या, देखिए f1 और f2 कोई भी दो फंक्शन है। अब वो कह रहा है कि इनके आवर्तनांक जो है वो t1 और t2 है। t1 किसका आवर्तनांक है, f1 का, और t2 इसका आवर्तनांक है f2 का। अब मान लो f1 ± f2, यानी आपने f1 f2 को ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है, तो इसका आवर्तनांक पूछा है, तो वो आपका होता है t1 और t2 का LCM। कैसे, मैं आपको एक इसकी एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मान लो किसी ने आपसे पूछा कि sin xy2 + tan xy3, कि इसका आपको पीरियोडिक नंबर निकालना है। मान लो ये क्वेश्चन आ गया। अब आप थोड़ा ध्यान देना, इनका हम पहले क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका पीरियोडिक नंबर क्या हो जाएगा आपका,
इसका पीरियोडिक नंबर मैं T1 ले रहा हूं। अब साइन पे पावर आप देख रहे हो यहाँ 1 है, जो कि विषम है, और मैंने बताया था साइन पे विषम पावर हो तो इसका आवर्तनांक क्या था 2 पाई, और क्योंकि x का गुणांक क्या है a 1/2 है तो उसका यहाँ डिवाइड भी होगा, ये आपका हो गया यहाँ पर 4 पाई। क्लियर। अब इसमें चलते हैं। 10 में मैंने बताया था पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, इसमें आपका पीरियोडिक नंबर हमेशा ही पाई रहता है, लेकिन x का गुणांक क्या है 1/3 तो उसका डिवाइड तो होना ही है, और ये 3 ऊपर जाते ही हो गया यहाँ पर 3 पाई। तो आपने देखा कि यहाँ पर T1 यानी इसका पीरियोडिक नंबर 4 पाई है, और जो T2 यानी इसका पीरियोडिक नंबर 3 पाई है। अब वो क्या कह रहा है कि F1 प्लस माइनस F2 का आवर्तनांक जो होगा वो क्या होगा T1 और T2 का एलसीएम होगा। चलिए देखते हैं T1 और T2 का एलसीएम यानी किस किस का एलसीएम हो जाएगा 4 पाई और 3 पाई का। तो आप यहां देख सकते हैं आवर्तनांक T इक्वल, आप 4 पाई और 3 पाई का एलसीएम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 12 पाई। अब एलसीएम में तो कोई दिक्कत है नहीं, एलसीएम लेना तो सभी जानते ही है ना। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। तो यहां पर अपने सामने स्टेटमेंट क्या था कि एफ ऑफ एक्स कोई ऐसा फलन है जिसका आवर्तनांक टी है। तो किसी ने इसमें कोई अचर राशि लैम्डा पहले जोड़ी है, फिर घटाई है, फिर उसका भाग दिया है। तो ये ध्यान रहे इस लैम्डा के जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग से इस फलन के आवर्तनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो आवर्तनांक एज इट इज टी ही रहेगा। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो किसी ने आपको दिया कि भाई 2 sin x का आवर्तनांक क्या होगा। अब देखिए यहां पर 2 sin x से हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अपने को फोकस किसके रखना है sin x पर। तो आप ये बताओ कि sin x का आवर्तनांक मैंने क्या बताया था, ये तो डायरेक्ट है। sin x का आवर्तनांक मैंने बताया था आपको 2 पाई, है ना। अब इस 2 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहां पर 2 sin x का आवर्तनांक भी 2 पाई होगा, और केवल sin x होता तो भी क्या होता 2 पाई। मान लो कोई स्टूडेंट पूछता है कि sin x -3 कि इसका आवर्तनांक क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था कि यहां पर चाहे आप किसी राशि को घटाएं चाहे गुणा करेगा, आवर्तनांक भी आपका क्या हो जाएगा 2 पाई। तो कहने का मतलब सीधा है, किसी फलन में कोई राशि गुणा करने से, जोड़ने से, घटाने से, भाग देने से उस फलन के जो ओरिजिनल आवर्तनांक होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर। आगे ट्रिक नंबर 10 देख। ट्रिक नंबर 10 आपके सामने है। तो यहां पर फिर से बात वही है कि एफ ऑफ एक्स कोई ऐसा फंक्शन है जिसका पीरियोडिक नंबर टी है। तो यहां मैंने क्या किया है कि x में मान लो लैम्डा का इनटू कर दिया। अब देखिए पिछली बार में और इसमें फर्क है। पिछली बार क्या था कि हमने पूरा जो फंक्शन था उसमें लैम्डा का इनटू किया था, और अब यहां पर क्या है कि x में लैम्डा का इनटू किया है। तो इसका अगर मान लो कोई pn पूछे आपसे तो ये आपका t अपॉन लैम्डा हो जाएगा। क्लियर। और अगर मान लो उसमें लैम्डा का डिवाइड हो रहा हो तो उसका पीरियोडिक नंबर फिर आपका लैम्डा इंटू टी हो जाएगा। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो किसी ने आपसे पूछा कि 10 की पावर 5 इंटू एक्स अपॉन 5 कि इसका पीरियोडिक नंबर क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 10 में चाहे कोई भी हो उसका पीरियोडिक नंबर पाई ही होता है, लेकिन इसमें डिवाइड किसका हो रहा है 5 का, तो फॉर्मूला क्या लगेगा लैम्डा टी। अब मान लो लैम्डा टी फॉर्मूला लग गया तो ये लैम्डा की वैल्यू क्या है 5 और टी की वैल्यू क्या है 10 पे चाहे कोई भी पावर हो उसका पीरियोडिक नंबर क्या होता है पाई ही होता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 5 पाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहला यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन 1 साइन थीटा कोस थीटा। अब इसका अपने को लाना है पीरियोडिक नंबर यानी आवर्तनांक। तो देखते हैं इसका आवर्तनांक क्या होगा। चलिए टॉपिक देखते हैं। तो यहां मैंने एक काम किया है, यहां 2 से डिवाइड कर दिया है और 2 से मैंने इसका इनटू कर दिया है, ठीक है ना। अब यहां आप देख सकते हो कि 2 साइन ए कोस से क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है साइन 2 थीटा, है ना। अब मैंने आपको बताया था यहां कोई संख्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां कोई नंबर है तो आवर्तनांक पर इससे जरूर फर्क पड़ेगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि
अगर साइन ए एक्स है तो इसका आवर्तनांक आपका t इक्वल क्या हो जाता है 2 पाई अपॉन ए, है ना। चलिए ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो कि साइन 2 थीटा इसका आवर्तनांक को आप टी से भी डिनोट कर सकते हो या पीरियोडिक नंबर से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। टी का मतलब टाइम इंटरवल और पी एन का मतलब पीरियोडिक नंबर, दोनों का मतलब एक ही है, आवर्तनांक। तो यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से अपन देखें तो 2 पाई अपॉन ए की वैल्यू क्या है 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा पाई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, जिसमें कि हमें एक फंक्शन दिया है साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। क्लियर। तो यहां पर देखते हैं कि इसका पीरियोडिक नंबर क्या होगा। देखिए यहां अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है साइन सी प्लस साइन डी। क्या था इसका फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और एक हमने पढ़ रखा है कॉस सी प्लस कॉस डी का, जो कि था 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर। तो ये दो फॉर्मूले हैं, तो यहां पर लगा देते हैं, इसको मैं सी और इसको क्या मान ले रहा हूं डी। तो आप देख सकते हैं, अब इसमें पुट करके क्या हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा और थीटा यानी 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा माइनस थीटा यानी थीटा बाई 2। नीचे दोनों कॉस आने, टर्म यही रहेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 cos 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो रहा है और साइन अपॉन कॉस ये आपका आ जा रहा है tan 3 बाई 2। अब रही बात पीरियोडिक नंबर की, तो tan के लिए मैंने पीरियोडिक नंबर का फॉर्मूला आपको बताया था पाई अपॉन ए। क्लियर, सिंपल है। अब इसमें पाई अपॉन ये ए क्या है, ए यहाँ पर जो ये कोफिशिएंट होता है वो है, जो कि यहाँ पर अभी 3/2 है। चलिए तो मैं ये अगर 2 ऊपर ले लूं तो ये आपका पीरियोडिक नंबर हो जाएगा 2 पाई बाई 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जिसमें cos ऑफ 7x माइनस 5 है, एयरफोर्स 2017 में पूछा गया है। तो देखते हैं इसका पीरियोडिक नंबर यानी आवर्तनांक कैसे आएगा। तो मैंने कल आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर कभी भी cos ऑफ ax प्लस b आ जाए तो इसका आवर्तनांक आपका हो जाएगा 2 पाई अपॉन a। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये और ये बिल्कुल सिमिलर ही है। तो t इक्वल फॉर्मूला क्या हुआ 2 पाई अपॉन, अब ये a क्या है, a होता है x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ 7 है। तो इस तरह आंसर क्या हो गया 2 पाई बाई 7। तो आपने देखा बिल्कुल विद इन 1 सेकेंड की ट्रिक है, आसानी से आप निकाल सकते हो। क्लियर। बस ये ध्यान रहे इस टी का मतलब यहाँ पर क्या है pn, pn का मतलब क्या है यहाँ पर आवर्तनांक। क्लियर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जिसमें साइन थीटा माइनस √3 cos थीटा का आपको आवर्तनांक निकालना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। देखिए मैंने आपको एक पोलर मेथड बताई थी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के पार्ट 3 में। तो आप अगर मान लो आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखें। पार्ट 3 में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, कॉमन जनरल सॉल्यूशन और आपको दूसरा बताया था मैंने जो है पोलर मेथड। तो आप उसमें एक बार पोलर मेथड को देखना तो आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ मैंने आपका 2 से इंटू कर दिया है और 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा इंटू 1/2 माइनस कॉस थीटा इंटू √3/2। इसी प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसमें। तो 2 इंटू, अब जैसा कि आप जानते हो कि 1/2 कॉस में कितने की वैल्यू है, 1/2 कॉस में वैल्यू है आपकी 60 डिग्री की, π/3 की, और √3/2 साइन में ये भी आपकी π/3 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आपका हो जाता है साइन ऑफ ए माइनस बी। क्लियर। अब यहां रही बात उसकी पीरियोडिक नंबर की, तो मैंने आपको बताया था कि साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में पीरियोडिक नंबर का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ए। ये ध्यान रहे इस 2 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
तो फॉर्मूला क्या है इसमें, 2 पाई अपॉन ए का मतलब यहाँ थीटा का कोफिशिएंट लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हो थीटा के साथ में 1 है, तो आपका इस तरह से पीरियोडिक नंबर हो जाएगा 2 पाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, sin xy2 माइनस कॉस xy3 का आवर्तनांक पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं इसको। तो इसका मैंने बताया था जब दो फंक्शन माइनस हो रहे हो चाहे प्लस हो रहे हो तो आपको इन दोनों का आवर्तनांक अलग अलग निकालना पड़ेगा, और बाद में जो भी वो आवर्तनांक निकल के आएंगे T1 और T2 उनका आपको लेना है LCM। क्लियर। तो देखते हैं इसमें। तो यहां आप देख सकते हो कि T1 यानी इसका आवर्तनांक, तो फॉर्मूला क्या था, 2 पाई अपॉन ए का मतलब होता है x का गुणांक, तो यहाँ x के साथ में कौन है 1/2, तो ये आपका चला जाएगा ऊपर, तो T1 आपका हो जाएगा ये 4 पाई। क्लियर। यहां अगर मैं T2 की बात करूं तो आप देख सकते हैं 2 पाई अपॉन, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1/3, तो ये आपका 3 ऊपर जाएगा, तो T2 इक्वल हो जाएगा आपका 6 पाई। अब ये देखिए, अब ये तो है इसका आवर्तनांक और ये है इसका आवर्तनांक, लेकिन आपको आवर्तनांक चाहिए इस पूरे का, तो यानी T चाहिए, तो उसके लिए आप यहां पर निकालेंगे LCM ऑफ T1 एंड T2। तो आपको किस किस का LCM निकालना है, 4 पाई और 6 पाई का। तो आप 4 और 6 का LCM निकालेंगे 12 हो जाएगा, और पाई और पाई का LCM पाई हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या हुआ, 12 पाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने है। इसमें cot 3x माइनस कॉस ऑफ 4x प्लस 3 एनडीए 2015 में आया है। चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये दो फलन है, तो इन दोनों का पहले अलग अलग आवर्तनांक आपको निकालना है, ठीक है ना। तो यहां पर इसका आवर्तनांक के लिए फॉर्मूला आपका क्या था, पाई अपॉन ए क्या है x का गुणांक जो कि 3 है। चलिए इसकी पिक्चर तो खत्म हो गई, नेक्स्ट में चलती। और कॉस के लिए आवर्तनांक का फॉर्मूला था 2 पाई अपॉन ए क्या है, x का गुणांक 4 है, तो ये आप कैंसिल कर दोगे, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये आपके हो गए T1 एंड T2। अब यहां पर आपको इन दोनों का फाइनल आवर्तनांक लेना है यानी T, तो ये आपका हो जाएगा LCM ऑफ T1 एंड T2। तो T1 क्या है पाई बाई 3, T2 क्या है पाई बाई 2, तो इन दोनों का LCM लेंगे आप। तो अब देखिए LCM में भी ट्रिक क्या होती है, LCM में भी ट्रिक ये होती है कि जो अंश होता है उनका तो लेना होता है LCM, और जो हर होते हैं उनका लेना होता है SCF। ठीक, अंश का मतलब न्यूमरेटर और हर का मतलब डिनोमिनेटर। तो चलिए देखते हैं अंशों का LCM। तो पाई और पाई का LCM तो आप सभी जानते हो पाई ही होता है, और SCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। तो 3 और 2 में कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा, तो पाई अपॉन 1 यानी आंसर क्या हुआ पाई। जिसको भी फ्रैक्शन यानी भिन्नों का LCM लेना नहीं आता वो इस फॉर्मूले से किसी भी भिन्न का LCM निकाल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और अब की बार बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 IIT 2016 का है। तो देखते हैं इसका आवर्तनांक कैसे निकलेगा। आप ट्रिक पर ध्यान देना। देखिए यहां पर मैं एक काम कर रहा हूं कि साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, मैंने यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स ऐड कर दिया है, और इसी को मैंने कर दिया माइनस। अब आप कहोगे ये क्यों, क्योंकि ये तीनों मिलके आप देख सकते हो ये बना रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब रही बात यहाँ पर, तो यहाँ मैं एक काम लिख सकता हूं कि यहाँ मैंने एक काम किया है कि इसमें मैं देखिए यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है। अगर यहाँ पर अपन एक काम करें 4 से ही डिवाइड करें और 4 से ही इनटू करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये आपका बन गया साइन स्क्वायर 2x। कैसे, क्योंकि साइन 2x आप जानते हो क्या होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। चलिए यहां देख लेते। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये तो आपका हो गया 1, माइनस ये आप कैंसिल करोगे 1/2,
और वो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x। क्लियर। अब देखिए यहां आवर्तनांक जब निकालते हैं तो न तो इस नंबर से कोई फर्क पड़ना है, न आगे कोई गुणांक है उससे कोई फर्क पड़ना है, न अब देखो फर्क दो चीजों से पड़ना है, एक तो पावर से और एक कोफिशिएंट से। क्लियर। और कोफिशिएंट भी किसका, फंक्शन का कोफिशिएंट नहीं, एक्स का कोफिशिएंट। क्लियर। तो आप देख सकते हो ये पावर जो है वो कैसी है, समय की विषम है, तो यहां पावर जो है वो सम है। तो सम पावर में मैंने आपको आवर्तनांक बताया था पाई अपॉन ए। तो पाई अपॉन ए क्या होता है, एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है, 2। तो फाइनल आंसर आपका हो गया पाई बाई 2 और ये रहा आपका आईआईटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस बार एक क्वेश्चन है मॉड ऑफ साइन पाई एक्स और आईआईटी 2001 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ट्रिक देखते हैं। तो कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि मॉड ऑफ साइन ए एक्स, इसका आवर्तनांक कभी भी पूछा जाए तो यहां हो जाता है आपका पाई अपॉन ए। क्लियर। तो यहां सिंपल है, आप देख सकते हो कि ये ए यानी ए की वैल्यू क्या है, पाई। फॉर्मूले से आप कंपेयर करो तो आवर्तनांक आपका हो जाएगा पाई अपॉन ए की वैल्यू पाई, ये आपका हो गया कैंसिल और ये टी इक्वल 1। तो बिल्कुल ही सिंपल ट्रिक है, बस आप ये ट्रिक्स को ध्यान रखो। अब देखो जैसे मान लो कोई वीडियो ये डायरेक्ट देख रहा है स्टूडेंट, तो पहले मैंने क्या कहा कि एक बार वो पीछे के वीडियो जरूर इस टॉपिक के देखे, तभी उसको ये पूरी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि ये तो लास्ट वीडियो है इस टॉपिक का। जब आप पहले के वीडियो देखोगे तो पूरी चीज बिल्कुल क्लियर आएगी, है ना। चल तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एनडीए 2018 में आया है, करंट का क्वेश्चन है बिल्कुल। तो क्वेश्चन क्या है एक बार वो देख लेते हैं। देखिए अब तक आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे थे उनमें सब में आवर्तनांक आपसे पूछा जा रहा था, लेकिन अब की बार आवर्तनांक आपको दिया हुआ है 4 पाई और वैल्यू किसकी निकालनी है, एन की। तो देखते हैं ये वैल्यू कैसे आएगी। तो मैं करूंगा क्या कि मैं इस पूरे फंक्शन का आवर्तनांक अपनी ओर से निकालूंगा और उसकी कंपैरिजन किससे कर दूंगा, 4 पाई से। तो आप सभी लोग जानते ही हो कि साइन ए एक्स का आवर्तनांक होता है आपका 2 पाई अपॉन ए। क्लियर। अब देखो जैसे कि इससे पिछला क्वेश्चन था कि मॉड ऑफ साइन ए एक्स, अब उसका मैंने आवर्तनांक बताया था पाई अपॉन ए। तो ये ध्यान रहे ये ट्रिक अलग है और ये ट्रिक अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो, मॉड इसमें लगा हुआ है ना, तो अपने को इसमें ये क्वेश्चन काम आएगा। तो t इक्वल क्या है यहाँ पर, t इक्वल है आपका 2 पाई अपॉन ए। तो t की वैल्यू कितनी दी है, 4 पाई इक्वल 2 पाई अपॉन ए। ए कितना है, ए का मतलब होता है x का गुणांक, जो कि यहाँ पर क्या है 1 अपॉन n। ठीक है ना। तो यहाँ ये ऊपर ले जाएंगे तो 4 पाई इक्वल हो जाएगा 2n पाई और ये पाई कैंसिल, 2 2 जा 4 और n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें मैं आपको 3 फंक्शन बताऊंगा, बिल्कुल ही करंट का क्वेश्चन है आईआईटी 2019 का। तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पर आपको ये 3 फैक्टर दिए हुए हैं, ये ध्यान रहे अपने को। अब यहां पर क्या करना है, 3 बार पहले आवर्तनांक निकालना है, बाद में फाइनल जो आवर्तनांक आएगा वो कैसे आएगा, इन तीनों के एलसीएम से। तो चलिए देख लेते हैं यहां पर। तो सबसे क्या है, पहले पाई एक्स बाई 2। ठीक। तो इसका अगर मैं आवर्तनांक लूं तो आप जानते हो साइन में क्या था, 2 पाई अपॉन ए। तो 2 पाई अपॉन ए की वैल्यू क्या है, एक्स का गुणांक या पाई बाई 2 है। तो पाई कैंसिल और ये 2 ऊपर, 2 2 जा हो गया 4 t2। अब इसका आवर्तनांक देखते हैं। कॉस वाली सीरीज में आवर्तनांक का वही फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन ए। तो इस बार ए की वैल्यू क्या है, पाई बाई 3। तो ये आपने पाई कैंसिल करके 3 2 जा हो गया 6 t3। tan के लिए आवर्तनांक का फॉर्मूला होता है पाई अपॉन ए की वैल्यू एक्स का गुणांक पाई बाई 4 और ये 4 ऊपर, पाई कैंसिल। अब आपको इन तीनों का लेना है एलसीएम, किस किस का, 4 6 4 का। तो आप जानते ही हो सभी कि 4 6 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। तो ये था स्टूडेंट इसका लास्ट क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पर 5 वीडियो डाले थे त्रिकोणमितीय समीकरण के,
मुझे उम्मीद है आपने उन पूरे 5 वीडियो को देख के त्रिकोणमितीय समीकरण का कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। देखिए, अब जैसे मान लो किसी ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप क्या करेंगे, चैनल के लोगो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट आप वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी देख सकते हैं।